मैंने अपनी बेटी के लिए अपने पति को छोड़ दिया। रुला देने वाली हिंदी स्टोरी। कामिनी निर्वाकार भाव से बैठी शून्य में ताक रही थी। सामने रखी हुई चाय कप की ठंडी हो चुकी थी। कल तक जिस घर में हंसी मजाक ठहाकों की आवाजें गूंजती थी, रसोई खुशबू से तर रहती थी। बेटी की साड़ियां बिखरी हुई तो कहीं सलवार कमीज, कभी कौन सी फिल्म देखने जाना है इस पर भारी डिस्कशन होता, तो कभी अगली छुट्टियों की प्लानिंग। पर आज पूरे घर में गहरी चुप्पी थी। कामिनी के कानों में अचानक बेटी और नातिन की आवाजें गूंजने लगी। पर नजरें उठाकर देखती है तो साय साय करता उदास घर खाने को दौड़ रहा था। गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था चारों ओर, ठीक कामनी के अंतर्मन की तरह। कामनी ने गहरी सांस ली और उठ खड़ी हुई। बालकनी में टहलते हुए कामनी ने नीचे देखा, बगीचे में खेलते हुए बच्चों को देखकर फिर स्वीटी की याद आ गई। एक हुक सी उठी भीतर से जो उसकी आंखें भिगो गई। बिल्कुल नीरू पर गई है स्वीटी। हाँ, नीरू भी तो बचपन में ऐसी ही थी जब उसकी गोद में आई थी। वक्त पंख लगाकर कैसे उड़ जाता है पता ही नहीं चलता। कामनी बालकनी में रखी आराम कुर्सी पर आंखें मूंदकर बैठ जाती है। क्या दीदी, आपने चाय नहीं ली? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? रीमा ने कंधे पर हाथ रखते हुए अपनापन से कहा। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, कामनी अचकचा कर बोली। दूसरी चाय बना दूं दीदी? कामनी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। क्या बात है दीदी, लगता है आपको नीरू की याद आ रही है। रीमा वर्षों से कामनी के पास काम करती थी, भली भांति जानती थी कि उसके मन में क्या चल रहा है। अरे नहीं, कामनी ने जबरदस्ती मुस्कुराने का प्रयास किया। बेटी तो होते ही पराया धन है। मैं तो खुश हूँ, ऐसा योग्य दामाद और नातिन का सुख लिखा है मेरे भाग्य में। मैं तो अगर दिया लेकर भी ढूंढती तो भी ऐसा दामाद नहीं ढूंढ पाती। ये तो नीरू की किस्मत है कि उसे ऐसा होनहार, व्यवहार कुशल, नेक दिल इंसान जीवन साथी मिला है। चल थोड़ी सी कॉफी बना दे। रीमा को कॉफी का कहकर कामनी अपने बेडरूम में आ जाती है। तकिया लेकर लेटी तो बंद आंखों के सामने अतीत चलचित्र की भांति संजीव हो उठा। ये बात जब की है जब मैं बीए फाइनल में थी। एक दिन पापा ने आकर कहा, कल विकास की मम्मी पापा आ रहे हैं तुम्हें देखने। कामनी, तुम घर पर ही रहना। अचानक शादी की बात सुनकर मुझे झटका सा लगा। मैं भी आगे पढ़ना चाहती थी, कुछ बनने की तमन्ना थी मेरे अंदर। जब मैंने पापा से कहा तो दो टूक जवाब सुना दिया। देखो कामनी, मैं तुम्हारे कुछ बनने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। फिर तुम्हारे पीछे छोटी भी तो है। अपनी नौकरी रहते मैं तुम दोनों के हाथ पीले कर देना चाहता हूँ। ऊपर वाले ने बेटा तो दिया नहीं, समय से पहले अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहता हूँ। विकास अच्छे खाते पीते घर का लड़का है। वो तो तुम सुंदर हो इसीलिए बात बन गई, वरना उसके घर लड़की की लाइन लगी हुई है। पापा मुझे समझा रहे थे। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरे सपने चूर चूर हो गए। बहुत रोई थी उस दिन मैं। मुझे याद आए बचपन के वो दिन जब पापा मुझे राजकुमारी कहकर बुलाया करते थे। हम दोनों बहनों की ही थे, पर पापा ने कभी हमें बेटे से कमतर नहीं माना था। पर आज पापा अक्सर कहते थे, देखना मेरी होनहार बेटियां मेरा नाम दुनिया में रोशन करेंगी। मैं इन्हें आईएएस ऑफिसर बनाऊंगा। लाल बत्ती की गाड़ी में बैठकर जब ये जाएंगी तो दुनिया देखती रह जाएगी। पर मम्मी के जाने के बाद पापा बिल्कुल बदल गए थे। हमेशा हंसते रहने वाले पापा का स्वभाव चिड़चिड़ा सा हो गया था। उन्हें अपनी जिम्मेदारियों से नेतृत्व होने की भी बहुत जल्दी थी। उन्हें लगता कहीं मेरी भी ऐसे में मौत ना हो जाए, तो शायद ये भय उनके डिप्रेशन का कारण बन गया और खा गया हमारे तमाम सपनों को। मैंने और मेरी छोटी बहन दामिनी ने बहुत कोशिश की, पर पापा को डिप्रेशन से बाहर नहीं निकाल पाए। अब तो घर में वही होता जो पापा कह देते। जिस दिन विकास उसके मम्मी पापा के साथ मुझे देखने आए, उसी दिन मेरी और विकास की सगाई तय हो गई और परीक्षाएं खत्म होते ही विवाह। सब कुछ इतना आनंद फानंद में हुआ कि सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। वैसे विकास मुझे भी पसंद आया। लंबा कद, गोरा व्रण और उसका शायराना अंदाज। अब मेरे सपने में था विकास और सिर्फ विकास। मेरी पापा से सारी शिकायतें रफा दफा हो गई थी। मुझे विकास से इश्क हो गया था। सच, लड़कियां भी बड़ी अजीब होती हैं, जिनकी जिंदगी में इश्क का मौसम आते ही वे सब कुछ ड्रॉप कर देती हैं। सारे सपने, ख्वाहिशें, तमन्नाएं खत्म कर देती हैं, प्रेम के हवाले कर देती हैं। आई एम इन लव, इस एक वाक्य के सहारे वो सब कुछ छोड़कर उस शख्स के साथ उड़ जाती है सपनों के रंगीन आसमान में, जिसे कल तक वो जानती तक नहीं। एक शख्स के मिलते ही नए सपने परवान चढ़ने लगते हैं। इंद्रधनुषी से ख्वाहिशें लिए सिरे से जिंदगी का फलासफा तैयार करने लगती हैं। पूरी दुनिया को उसी नजर से देखने लगती हैं जिस आंखों में उसे खुद के लिए प्यार दिखाई देता है। शादी के बाद ठीक ऐसा ही हाल मेरा भी था। विकास को देखकर दिन शुरू होता था तो विकास की बाहों में रात। मैं वही पहनती जो विकास को पसंद था, वही करती जो विकास को पसंद आई। मेरी सोच विचार सब पर विकास का कब्जा था। विकास के प्यार का जादू मेरे सर चढ़कर बोल रहा था। मेरी जिंदगी विकास से शुरू होकर उसके आगे पीछे लट्टू की तरह नाच रही थी। शादी के महीने भर बाद हम हनीमून मनाने गोवा चले गए। गुलाबी सुबह शाम, समंदर की लहरें, खुशनुमा माहौल, पींगे भरता इश्क, गीली रेत पर निशान छोड़ते कदम, बाहों में बाहें और आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे का साथ। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसा था जो मुझे हल्के से बीच किरकिरा सा एहसास करवा रहा था। हनीमून के दौरान मैं समझ गई थी कि विकास को काफी गुस्सा आता है। एक तरफ उसकी जिंदा दिली मन मोह लेती तो दूसरी तरफ उसका गुस्सा मेरे सारे अरमान पर पानी फेर देता। बात बात पर रोकना टोकना विकास की आदत थी। पल में तोला पल में मासा। विकास का बर्ताव मेरे सामने बहुत ही प्रश्न चिन्ह छोड़ रहे थे।
पर किससे कहती, क्या कहती। 10 दिन गोवा में बिताकर हम इलाहाबाद लौट आए थे। धीरे धीरे मेरी समझ में आ गया था कि विकास जिद्दी, क्रोधित और गुस्सैल स्वभाव वाला मनमोजी इंसान था। उसके लिए वही सही था जो उसने कहा। किसी और की बात सुनना मानना उसे गवारा नहीं था। मैं सब कुछ जान गई थी, पर मैंने सोचा कि मैं अपने प्यार से विकास की बुराइयों को अच्छाई में बदल दूंगी। बस इसी प्रयास में मैं उलझती चली गई। मेरा समझाना विकास को हमेशा उपदेश ही लगता। वो झल्लाकर चीख पड़ता। संयुक्त परिवार में मुझे सबके सामने बार बार अपमानित होना पड़ता। मेरी टीस मेरी आंखों से पानी बनकर बरसती, पर इससे कहाँ कुछ बदलने वाला था। दीदी कॉफी, रीमा ने लाइट जलाते हुए कहा। बाहर गहरा अंधेरा हो गया था, ठीक मेरे जीवन में छाए अंधेरे की तरह, पर रात को जो चंद्रमा आलोकित करती है। नीरू भी रोशनी बनकर आई थी मेरी जिंदगी में। कॉफी पीते हुए यादों के पन्ने फिर फड़फड़ाने लगे थे मेरे सामने। शादी के 2 साल बाद विकास का तबादला दिल्ली हो गया। मैंने राहत की सांस ली। कम से कम सबके सामने जलील तो नहीं होना पड़ेगा। विकास की आदतें यहाँ भी ज्यों की तो बनी रही। हर बात पर चीजों में मीन मेख निकालना, चिल्लाना, अपनी टांग छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात पर ऊपर रखना उसके स्वभाव का हिस्सा थी। मैं लाख कोशिश करती, पर विकास किसी परिवर्तन के लिए तैयार नहीं था। कभी कभी मेरा मन करता कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं भाग जाऊं, कहीं दूर, बहुत दूर, पर कहाँ? ये एक ऐसा प्रश्न था जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। परंपरा की बेड़ियों में जकड़ा मेरा मन डोली में आने वाली सिर्फ अर्थी पर ही वापस जाती हैं कि आगे सोच पर ही चलता था। दिन, महीने, साल यूं ही गुजर रहे थे। धक्का मुक्की करते हुए सांसें चल रही थी। मेरा मोम दिल पत्थर बनता जा रहा था। मुझे सब कुछ सहन करने की आदत हो गई थी, फिर चाहे वो शब्दों के तीर हों या बोलने की एवरेज में मिलने वाला तमाचा। शादी को 4 साल बीत गए थे, पर मेरी गोद सूनी रही। विकास को एक और बहाना मिल गया था मुझे अपमानित करने का। ऊपर वाला भी न जाने किन कर्मों का फल दे रहा था। डॉक्टर ने तो सब कुछ नॉर्मल कहा था, पर हारे हुए ज्वारी की तरह चुप रहना ही मेरी नियति बन गया था। कॉफी खत्म कर टहलते हुए याद आया वो दिन जब नीरू मेरी जिंदगी में आई। उस दिन सुबह आंख खुली तो लगा नीचे काफी शोर हो रहा है। मैंने बालकनी से देखा, पर माजरा समझ नहीं आया, तो फिर नीचे चली गई। पुलिस भी थी। पता चला किसी टैक्सी वाले की। टैक्सी में कोई अपनी 1 साल की छोटी बच्ची को छोड़कर चला गया है। बच्ची उस भीड़ को देखकर लगातार रो रही थी। सब उस मासूम के तरह तरह के सवाल कर रहे थे, लेकिन वो सब इन अजनबियों को फटी फटी आंखों से देख रही थी और फिर रोना शुरू कर देती थी। पुलिस अपनी पूछताछ कर रही थी। टैक्सी वाला अपनी अनभग्नता की कहानी सुना रहा था। लोगों के कयास जारी थे। कोई माता पिता के भूलने की बात कहता, कोई जानबूझकर छोड़ देने की, कोई बेपरवाही। इसी तरह के कई अन्य किस्से सुना रहे थे, तो कोई ऊपर वाले की लील कह रहा था, पर किसी को बच्ची की परवाह नहीं थी। ऐसा नहीं लग रहा था। मैंने आगे बढ़कर बच्ची को गोद में ले लिया और फिर पास की ही एक पान की दुकान से टॉफी और बिस्किट खरीद दिए। बच्ची थोड़ा सा स्नेह पाकर चुप हो गई। मेरी ममता मुझे मजबूर कर रही थी। मैं लगातार उसके सर पर हाथ फेरती रही। पुलिस ने अपनी कार्यवाही समाप्त की और मेरी गोद से बच्ची को लेने लगी। मैं जैसे ही बच्ची उन्हें सौंपने लगी, वो फिर रोने लगी। अब मेरी ममता अपने चरम पर थी। मैं उसे रोते हुए नहीं देख पा रही थी। फूल सी नन्ही सी जान मेरी गोद से नीचे उतरना नहीं चाहती थी। उसने मेरी साड़ी का पल्लू कसकर पकड़ लिया था। मेरे अंदर की माँ ने विकास की परवाह किए बिना कहा, जब तक इसके माँ बाप नहीं मिल जाते, क्या मैं इसे अपने पास रख सकती हूँ? पुलिस वालों की तो जैसे बला टली। क्यों नहीं, जब इसके माँ बाप मिल जाएंगे हम इसे ले जाएंगे। मेरा नाम पता नोट कर पुलिस ने अपनी राह पकड़ी और मैंने अपनी। मैं बच्ची के सर पर हाथ फेरती, उससे बातें करती। जब दरवाजे पर पहुंची तो मेरे होश ठिठक गए। विकास दरवाजे पर ही खड़ा था। विकास, ये बच्ची अपने माता पिता से बिछड़ गई है। बुरी तरह रो रही थी। तो मैंने किसी तरह थूक निगलते हुए मैंने कहा। विकास पांव पटकते हुए भीतर चला गया। आने वाले तूफान का अंदाजा हो चुका था मुझे, पर अब क्या, तीर तो तरकस से निकल चुका था। विकास पता नहीं क्या सलूक करती पुलिस इस मासूम बच्ची के साथ, इसीलिए इसे अपने साथ ले आई। ठीक किया ना मैंने, कहते हुए मेरी जबान लड़खड़ा रही थी। बदन सूखे पत्ते की भांति कांप रहा था। हाँ हाँ, बड़ा पुण्य का काम किया है ना। जात का पता ना धर्म का, पता नहीं किसका पाप है। बस ले आई गोद में उठाकर। घर पर ही पड़ा था, मैं पूछने तक की जहमत नहीं उठाई तुमने। बहुत चर्बी चढ़ने लगी है आजकल। गुनगुनाते हुए विकास ऑफिस चला गया। 4 दिन तक लड़की के माता पिता का कोई पता नहीं चला। विकास रोज मुझसे लड़ता, लड़की को पुलिस के हवाले करने की बात कहता, या फिर अनाथालय छोड़ने की रट लगाए रहता था। पर मुझे अपनी ममता की पुकार के आगे कोई सुनाई नहीं दे रहा था। विकास की हर बात पर मैंने चुप्पी का ब्रह्मपान रख लिया था। मेरी चुप्पी उसके गुस्से की ज्वाला को घी का काम कर रही थी। एक दिन मैंने हिम्मत करके विकास से पूछा, विकास क्यों ना हम इस बच्ची को गोद ले लें? प्लीज विकास, मना मत करना। बिखर गया था विकास मेरी बात सुनकर। जाने कितनी जली कटी बातें सुनाई थी उसने मुझे। और फिर अपना फैसला सुनाते हुए बोला, देखो कामिनी, किसी और के पाप को मैं अपने गले की घंटी हरगिज नहीं बना सकता। मैं 3 दिन के लिए कंपनी के काम से बाहर जा रहा हूँ। जब वापस आऊं तो ये पाप का लोथड़ा मुझे यहाँ दिखाई नहीं देना चाहिए, वरना ऊपर से नीचे फेंक दूंगा। दहाड़ता हुआ विकास चला गया। भीतर तक कांप गई थी मैं। अजीब कसमा कसमी में थी। एक तरफ जिद्दी झगड़ालू पति था, तो दूसरी तरफ थी मासूम फूल सी बच्ची, जो अब मुझे मेरे वजूद का हिस्सा लग रही थी। बहुत उलझन भरे थे वे 3 दिन।
मैं उस मासूम बच्ची को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। मेरी ममता का वेग इतना अधिक था कि मेरी छाती में दूध उतर आया था। न जाने किस भावेश में मैं उसे दूध पिलाने लगी थी। ऊपर वाले ने मेरे लिए अनमोल तोहफा भेजा था। मेरी मिन्नतें, प्रार्थनाएं, व्रत, उपवास सब पूरे हो गए थे। फिर भला कैसे छोड़ दूं डूबती नैया की इस परवान को। क्या पति नामक जीव इतना महत्वपूर्ण है जिंदगी में कि उसके बिना जिया नहीं जा सकता? क्या उसके लिए मैं अपनी ममता का गला घोट दूं? क्या मंगलसूत्र और सिंदूर की बेड़ियों में जकड़ी नारी का पति से अलग कोई व्यक्तित्व नहीं? क्या गुस्सैल पति की गालियां खाने से अच्छा ममता के समुद्र में गोते लगाना नहीं है? ये प्रश्न लगातार मेरे आत्ममथन पर चल रहे थे। प्रश्नों के चक्रव्यूह में उलझते निकलते 2 दिन बीत गए थे। अजनबी मासूम बच्ची और अपने पति विकास से मुझे किसी एक को चुनना था, वो भी विकास के लौटने से पहले। आखिर बहुत सोचने के बाद मैंने फैसला कर लिया कि मैं ना तो इसे पुलिस के हवाले करूंगी और ना ही मैं इसे अनाथाश्रम भेजूंगी। पत्नी बनकर बहुत जी ली, अब मां बनकर जीने की इच्छा और दृढ़ निश्चय ने मुझे जोश से भर दिया था। मैंने अपना सामान बांधा, जेवर और पैसे भी रख लिए। मैं जानती थी जब तक कोई स्थायी इंतजाम और नौकरी नहीं मिलती, इन्हीं रुपयों से मेरा काम चलना होगा। विकास के नाम पर मैंने एक छोटा सा खत छोड़ दिया था। विकास, मैं जा रही हूँ। पत्नी बनकर बहुत जी ली, मुझे नहीं लगता तुम्हें मेरी कोई खास जरूरत होगी। आज इस मासूम को मेरी जरूरत है। तुम इसे अपना नहीं सकते और मैं इसे छोड़ नहीं सकती, इसीलिए मैं जा रही हूँ। माँ बनकर जीना चाहती हूँ। तुम चाहो तो दूसरी शादी कर लेना। मैं कभी तुम्हारे पास लौटकर नहीं आऊंगी। मुझे जीने का मकसद मिल गया है, मैं इसे खोना नहीं चाहती, कामिनी। इसके पश्चात दिल्ली के दूर महाराष्ट्र में एक छोटे से कस्बे में आ गई। अब सफेद साड़ी मेरी विधवा होने की पहचान थी। बेटी का नाम मैंने निरुपमा रखा था और उसके पिता की जगह के अग्रवाल भर दिया। बस यही थी मेरी अब तक की पहचान, आज तक की कयाम थी। जहां आकर मैंने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। बाद में एक स्कूल में नौकरी मिल गई थी। नीरू और मैं साथ साथ स्कूल जाते। जिंदगी की आवश्यकताओं को पूरा करने जितनी आमदनी हो सकती थी। नीरू धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। पढ़ने में वो काफी तेज थी। टेबल टेनिस खेलने में उसका कोई जवाब नहीं था। राज्य स्तरीय के पुरस्कार उसे मिले थे। इसी दौरान उसकी मुलाकात संदीप से हुई। पहचान, दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई और करीब 3 साल पहले मैंने शादी कर दी नीरू की। पिछले 10 दिन नीरू, संदीप और नातिन स्वीटी छुट्टियां मनाने आए थे मेरे पास। मैं आज पूरी तरह संतुष्ट हूँ, एक माँ के रूप में, नानी के रूप में। मेरे हाथ खुद ब खुद आसमान की तरफ जुट गए थे कि है ऊपर वाले, मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ। तूने मेरी गोद ममता से भर दी। मेरी सबसे बड़ी दौलत है मेरी बेटी नीरू। मैं बहुत खुशनसीब हूँ क्योंकि मैं एक माँ हूँ, सिर्फ एक माँ। हाँ, सिर्फ एक माँ। सोचते सोचते अपनी गीली आंखों को पोंछते हुए मेरी उंगलियां नीरू के नंबर डायल करने लगी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।